मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स और ग्लूकोज का मेन्नोज में परिवर्तन, दो विधियों के द्वारा एपिमेराइजेशन और लावरी डी ब्राइन वॉन अकेस्टिन पुनर्विन्यास के द्वारा समझाऊंगी। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइडों का अभिविन्यास। ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम है, जिसमें C2 कार्बन से C5 कार्बन एटम तक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 1, 2, 3 एंड ये 4। तो अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ नियमानुसार 2 टू दी पावर n की वैल्यू यहाँ होगी 4, क्योंकि 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो नियमानुसार यहाँ पर हो जाएंगे 16 संभावित स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, त्रिविम समावयवी भी होंगे। यहाँ पर इसके ग्लूकोज के 16 त्रिविम समावयवी भी संभव हो सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड एल्डोज का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए हम किलियनी संश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसमें एक ज्ञात एल्डोज से किलियनी संश्लेषण द्वारा 2 उच्चतर एल्डोज बनाकर उनका ऑक्सीकरण उत्पाद द्वारा उनकी पहचान कर ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड लिया है, इसका D+ ग्लिसरल्डिहाइड, इसका किलियनी संश्लेषण द्वारा 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, D- एरिथ्रोज एंड D- थ्रियोज। इनका ऑक्सीडेशन करेंगे दोनों का, तो D- एरिथ्रोज से हमें प्राप्त होगा मीजोटार्ट्रिक एसिड और D- से प्राप्त होगा D-टार्ट्रिक एसिड। तो हम यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट की पहचान करके ये पता लगा लेंगे कि कौन सा एरिथ्रोज है और कौन सा थ्रियोज है। तो हम इस तरह से किलियनी संश्लेषण का उपयोग कर और बाद में ऑक्सीडेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको एनालाइज करके हम अपने कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार डी ग्लिसरल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो उससे 8 एल्डोहेक्सोज और इसी तरह से एल ग्लिसरल्डिहाइड लेने पर भी 8 एल्डोहेक्सोज प्राप्त होंगे। यानी कि हम ग्लिसरल्डिहाइड लेते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड के D से 8 और L से 8 टोटल हो गए 16 एल्डोहेक्सोज बनाए जा सकते हैं। देखते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ नियम के अनुसार 2 टू दी पावर n उसमें होंगे 4, उस कंपाउंड के 4 प्रकाशिक समावयवी भी संभव हो सकते हैं। जो 4 प्रकाशिक समावयवी भी होंगे उनमें एक जोड़ा इस तरह का होगा जिसमें कि समान समूह एक तरफ होंगे और दूसरा जोड़ा इस तरह से होगा जिसमें कि समान समूह विपरीत दिशा में होंगे। तो ऐसा जोड़ा जिसमें कि समान समूह एक और स्थित होते हैं उसे इरिथ्रो युग्म कहते हैं, और जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं उसे थ्रियो युग्म कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये एरिथ्रोस स्ट्रक्चर है, टेट्रोस शर्करा का है। ये टेट्रोस में यहाँ पर OH और H, यहाँ पर भी कार्बन एटम पर 3 कार्बन एटम पर भी OH है और H है। तो H और H सिमिलर साइड है, इसी तरह से OH और OH सिमिलर साइड है। तो समान समूह अगर सिमिलर साइड है तो हम उसको कहेंगे एरिथ्रोस। और यहाँ इस कार्बन एटम पर H है और OH है और इस कार्बन पर भी H है और OH है। ये H और ये H एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्थित है। इसी प्रकार से OH और OH भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो अगर विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं तो हम इसको कहेंगे थ्रियोज। और इरिथ्रो और थ्रियोज ये आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। इरिथ्रोज के 2 इनोइंशोमर्स हमको प्राप्त हो सकते हैं। ये दोनों इनोइंशोमर्स रूप A और रूप B, ये एक स्टीरियो आइसोमर ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये हो गया। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो हम इनको कहते हैं इरिथ्रो पेयर। इसी तरह से थ्रियोज में भी कंपाउंड C
और डी, ये दोनों आइसोमर है, ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए ये भी कहलाएंगे थ्रियो पेयर कहलाएंगे ये। लेकिन अगर हम एरिथ्रो का एक ले लें और एक थ्रियो का ले लें, तो इरिथ्रो और थ्रियो का ए और सी, ये दोनों आपस में, ये ए और सी का अगर जोड़ा बनाते हैं हम, तो ए और सी डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से बी और डी, ये भी एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। यहाँ पर हम ए और सी के स्थान पर ए और डी भी ले सकते हैं और बी और सी भी ले सकते हैं। तो ए और डी का जोड़ा डायस्टीरियो आइसोमर होगा और बी और डी सी का जोड़ा भी डायस्टीरियो आइसोमर होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पेयर कौन से, पेयर वही होंगे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि नेइशोमर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के। ये इरिथ्रो पेयर हुआ और ये होगा थ्रियो पेयर। अब देखते हैं कि हम ग्लूकोज का मेनोज में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ग्लूकोज का मेनोज में परिवर्तन हम एपिमराइजेशन के द्वारा कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एपीमर क्या होता है। एपीमर वे दो कंपाउंड जिसमें C2 कार्बन एटम का विन्यास एक दूसरे से विपरीत हो। जैसे यहाँ पर ये ग्लूकोज और ये डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी मेनोज दोनों एक दूसरे के एपीमर है, और एक एपीमर को दूसरे एपीमर में बदलने को हम कहते हैं एपीमरीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं एपीमराइजेशन। तो डी ग्लूकोज को डी मेनोज में हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कर दें, तो ग्लूकोज से का जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, और हमें प्राप्त होगा ग्लूकोनिक एसिड। इसको पिरिडीन के साथ अगर गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं इनॉल इंटरमीडिएट, और जो कि पिरिडीन की उपस्थिति में ही मेनोनिक एसिड में बदल जाता है। ये मेनोनिक एसिड को, और यानी कि हम यहाँ पर पिरिडीन के साथ गर्म कर रहे हैं, ये प्रोसेस चल रही है। इसको गर्म करने पर ही यहाँ से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और हमें एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसको कहते हैं हम गामा इलेक्ट्रॉन, और इसको अगर हम सोडियम और मरकरी के द्वारा अपचित करते हैं तो हमें डी मेनोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए डी मेनोज में OH की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि ग्लूकोज में OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में है। तो जो C2 कार्बन एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है और हमें ग्लूकोज से मेनोज प्राप्त हो गया। तो इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे एपिमराइजेशन, और डी ग्लूकोज और डी मेनोज ये दोनों एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। ग्लूकोज का डीमेनोज में परिवर्तन हम लाब्री डीब्राइन वॉन अकेस्टीन पुनर्विन्यास के द्वारा भी कर सकते हैं। ग्लूकोज को अगर हम सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें पीले भूरे रंग का द्रव और बाद में रेजिन प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर तनु क्षार के साथ अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया की जाती है तो डी ग्लूकोज से डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हमें डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज तीनों ही प्राप्त होते हैं। तीनों का मिश्रण प्राप्त होगा और ये तीनों एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहते हैं। तो ये तीनों यौगिक एक दूसरे से साम्य अवस्था में क्यों रहते हैं, क्या मैकेनिज्म है, आइए हम देखते हैं। मैकेनिज्म है लाब्री डीब्राइन वॉन अकेस्टीन रीअरेंजमेंट के द्वारा ग्लूकोज मेनोज में परिवर्तित हो सकता है, साथ ही फ्रुक्टोज में परिवर्तित होता है। अब फ्रुक्टोज ग्लूकोज में हो सकता है, फ्रुक्टोज मेनोज में भी हो सकता है, और मेनोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए हमें इन तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इस कार्बन एटम को। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम बन गया था, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और इस ऑक्सीजन
पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल के गया वो इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड बना लिया और हमें एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई, इसको हम कहेंगे इन डायोल। तो इन डायल एक मध्यवर्ती बन जाता है, इसी के द्वारा ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज हो सकता है और ग्लूकोज मेन्नोज में भी चेंज हो सकता है, और ये भी आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं इन डायोल इंटरमीडिएट के बनने के द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो इन डायोल बना है उससे फ्रुक्टोज किस प्रकार से बनता है। तो इन डायोल में मैंने जो वन मैकेनिज्म से बताया है उससे फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन बताया है। यहाँ पर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन एटम पर शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी वक्त यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और ये जो हाइड्रोजन निकल कर गया है वो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पर जुड़ जाएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पे ये जुड़ गया हाइड्रोजन और सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो हमें जो इन डायोल इंटरमीडिएट बना था इससे फ्रुक्टोज प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इन डायोल इंटरमीडिएट से मेनोज भी प्राप्त होगा। किस तरह से कि यहाँ पर नंबर 2 मैकेनिज्म से मैंने बताया है, यहाँ पर सी और सी के बीच के जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस कार्बन एटम की ओर शिफ्ट होते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी वक्त यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर एक बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया सी और ओ के बीच में। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल कर गया है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ गया और हमें मेन्नोज प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर में ये मेन्नोज इन डायोल स्ट्रक्चर के द्वारा फ्रुक्टोज में बदल सकता है और इसी तरह से फ्रुक्टोज इन डायोल स्ट्रक्चर के द्वारा मेन्नोज में बदल सकता है। देखते हैं किस तरह से बदल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर इसी वक्त हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस कार्बन एटम को। ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन चूँकि नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलकर इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा OH। ये देखिए यहाँ पर ये OH बना है, तो यहाँ इससे हम इन डायोल का फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से मेन्नो से भी इन डायोल बन सकता है। किस तरह से बन सकता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी वक्त हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन एटम को, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम जो नेगेटिवली चार्ज था इस पर ये जो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल के गया है ये आकर जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा O से, तो देखिए यहाँ पर O से OH बन गया, तो इस मेन्नो से इन डायोल बन जाएगा। तो इसीलिए मेन्नो से इन डायोल बन के फ्रुक्टोज बन सकता है और फ्रुक्टोज से इन डायोल बन के मेन्नोज भी बन सकता है। इसीलिए जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया तनु क्षार के साथ करते हैं, तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं, तो हमें डी मेन्नोज, डी फ्रुक्टोज और डी ग्लूकोज तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। धन्यवाद।